हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका टर्की एसएससी पे। और आज है हमारी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जितने भी ट्रिक्स हैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, ना कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए या फिर किसी का मजाक उड़ाने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड से, जिसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो चलते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से 35 तक आते हैं। इसे याद करने की ट्रिक मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 12 से। ये कहता है कि डिफाइंस द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 विच डील्स विद फंडामेंटल राइट्स टू इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, the government and legislature of each state and other local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल है। और पहले आर्टिकल में किसी भी पार्ट का कोई पहला आर्टिकल होता है तो आपको पता है ना कि भूमिका बांधी जाती है। तो अब जब बात आती है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये कहाँ कहाँ लागू होंगे, तो उसके बारे में डेफिनेशन दी गई है कि इन इन जगहों पर लागू होते हैं ये। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल होगा वो बताएगा स्टेट की डेफिनेशन के बारे में। बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 13 की तरफ। ये कहता है कि डिक्लेयर दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ दीज राइट शैल बी वॉइड, ensuring judicial review and the supremacy of the constitution। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जो इनके खिलाफ जाएगा तो उसे नल एंड वॉइड मतलब कि खारिज किया जा सकता है। तो अब देखिए, पहले में इन्होंने बताया कि ये चीज़ कहाँ कहाँ होगी। दूसरे में ये बताया कि अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो वो मतलब रूल्स के हिसाब से नहीं होती तो वो चीज़ लैप्स कर जाएगी। फिर चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि आर्टिकल नंबर 14। यहाँ से वैसे रियल फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल शुरू होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 14। ये कहता है गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो अब देखिए आर्टिकल 14। तो इसको अगर आप 14 को डिफाइन करेंगे तो ये कहता है 14 मतलब चार ऐसे पर्सन जो कि टीनेज एज में हैं। तो आपको पता है टीनेजर्स को क्या चाहिए होती है, या फिर इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे चार भाई हैं। तो चार भाई अगर घर में कोई भी चीज़ आएगी तो वो क्या चाहेंगे कि वो सब में बराबर बराबर ही डिवाइड हो, मतलब उन्हें चाहिए इक्वालिटी। तो 14 से हो जाएगा इक्वालिटी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है आर्टिकल नंबर 15। ये कहता है कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो 15 में आता है 5 मतलब पांच चीज़ें। ये क्या प्रोहिबिट कर रहा है? पांच चीज़ें। देखिए, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, रेस हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। इन पांच चीज़ों के ऊपर कि आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो 15 में आता है पाँच, पाँच से हो जाती है पाँचों चीज़ें। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल नंबर 16। ये कहता है कि एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं 8 घंटे करते हैं, और यही पुराने समय में रिलेट करके देखें कि अगर लड़कियों को आदमियों के जितने पैसे कमाने हैं तो उन्हें डबल काम करना पड़ता था। तो 8 का डबल होता है 16। तो आर्टिकल 16 में किससे रिलेटेड है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करना। तो उसे हम 16 से याद कर लेंगे कि भाई नॉर्मली आदमी 8 घंटे में करते हैं और उतना ही पैसा कमाने के लिए लड़कियों को डबल काम करना पड़ता है। तो 8 का डबल हो गया 16। तो आर्टिकल 16 में आ जाता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चलते हैं आर्टिकल नंबर 17 की तरफ। तो आर्टिकल 17 कहता है कि इट अबॉलिशिश अनटचेबिलिटी। तो 17 को हिंदी में 17 ही बोला जाता है, और 17 से रिलेट करता हुआ वर्ड सा है खतरा। तो आज के टाइम पे खतरा किस चीज़ से है? अनटचेबिलिटी से। क्योंकि अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को चालू रखेंगे तो आपको पता है कि आजकल केस हो जाते हैं। तो केस से बचने के लिए 17 पे खतरा। खतरा किस चीज़ का? अनटचेबिलिटी का। देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल, जो है आर्टिकल नंबर 18। ये कहता है कि इट अबॉलिशिश टाइटल। तो ये टाइटलों को ख़त्म करने के बारे में है। इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो 18 साल की उम्र होती है उसमें क्या है कि बच्चों के लाइसेंस बनते हैं, उन्हें वोटिंग का राइट मिलता है। तो मतलब उन्हें कुछ पावर दी जाती है कि हाँ भाई वो अब डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं रहे। अब वो खुद के खुद के हिसाब से सोच सकते हैं और फैसला ले सकते हैं। तो अब जो पहले के उन पर टाइटल्स लगे हुए थे कि हाँ भाई ये बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे, वो टाइटल हट गया उनसे।
क्योंकि 18 साल की उम्र में उन्हें वोटिंग कार्ड भी मिल गया और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया। तो आर्टिकल 18 हो जाएगा अबॉलिशिंग ऑफ टाइटल से। देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 19। तो ये कहता है कि गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो हमें आज़ादी मिली थी, क्योंकि ये आर्टिकल फ्रीडम के बारे में बात करता है ना, हमें फ्रीडम कब मिली थी? 1947 में। तो 90s के टाइम पे मिली थी। तो उससे आप याद रखेंगे कि 19 में हमें क्या मिली थी? फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम वाले आर्टिकल आ जाएंगे आर्टिकल नंबर 19 में। अब बात आती है इनके सब पार्ट्स की, क्योंकि इनसे भी सवाल बनता है। तो इन्हें देखिए कि एक होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी होता है असेंबली, सी होता है एसोसिएशन, डी होता है मूवमेंट, ई होता है रेजिडेंस, और जो एफ है, एफ हटा दिया गया है, उसके बाद सीधा आ जाता है जी। तो इन्हें याद करने की वैसे तो ये एक ट्रिक होती है कि सामरो, SAAMRO, इससे आप याद करके कर सकते हैं, बट हम इसे याद करेंगे एक कहानी की तरह। तो देखिए स्पीच, किसी भी अपने जो नेताजी हैं उनके मान लीजिए कि स्पीच चल रही है। तो अगर कहीं पे स्पीच चल रही है तो उसके आसपास लोग भी असेंबल होंगे, इकट्ठा होंगे, वरना उनकी स्पीच को सुनेगा कौन? और अब वो इकट्ठा होंगे तो इतने लोगों को सोच के जो नेताजी हैं वो सोचेंगे कि हाँ भाई, अब मैं एक एसोसिएशन बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं। फिर क्या है कि वो कहीं जाएंगे, वहाँ से मूव करेंगे, यूँ मान लीजिए कि अपने पार्टी ऑफिस में मूव कर रहे हैं। फिर वो वहाँ पे पार्टी ऑफिस में जाने के बाद उन लोगों को बाहर रखेंगे, उन्हें रहने का आसरा देंगे, मतलब कि रेजिडेंस हो गया, और फिर वो पार्टी से रिलेटेड काम में उन्हें लगा देंगे, तो उन्हें ऑक्यूपेशन मिल गई। तो इस तरीके से इस जो ये छोटी सी स्टोरी है, इससे आप इसे याद रख सकते हैं, और अगर आपको सामरो याद रहे तो सामरो से भी आप इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल नंबर 20। ये कहता है कि प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ सेम ऑफेंस ट्वाइस एंड फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब कि एक ही जो आपने क्राइम किया है उसके लिए दो बार सजा ना मिले, और आपको आपकी ही गवाही पे वहाँ पे रखा ना जा सके। तो इसे याद रखने के लिए जैसे हमने आर्टिकल 10 में ज़ीरो का यूज़ करते हुए ओ से कॉन्टिन्यूअन से रिलेट किया था, वैसे ही हम जो 20 है, 20 का ज़ीरो देखते हुए ओ से ऑफेंस से रिलेट करेंगे कि भाई सेम ऑफेंस के लिए आपको दो बार सज़ा ना मिले। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल नंबर 21। तो ये कहता है कि प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसे शॉर्ट में राइट टू प्राइवेसी भी कहा जाता है। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि आर्ट 21 को हिंदी में कहते हैं 21, मतलब कि 21, और किस जैसी जो प्रक्रिया है ये हमेशा प्राइवेसी में की जाती है। तो उससे आप याद रख लेंगे कि भाई 21 से हो गया राइट टू प्राइवेसी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 22। तो ये कहता है कि प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। मतलब आपको धक्के से, जबरन तरीके से अरेस्ट या डिटेंशन, मतलब कि वहाँ रखा नहीं जा सकता। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आप लोग अपने घर वालों को फ़ोन नहीं मिलाते, अपने भाइयों को फ़ोन मिलाते हैं। और 22 को हिंदी में कहते हैं 22, जो भाई जैसा सा साउंड करता है। तो 22 से आप याद रखेंगे कि अगर आपकी अरेस्ट डिटेंशन होगी तो आप किसको बुलाएंगे? अपने भाइयों को बुलाएंगे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, यह है आर्टिकल नंबर 23। ये कहता है कि प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर या फिर बेगारी एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स। इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जिन भाइयों को आपने बुलाया था वो प्रशासन के सामने पावर दिखा रहे थे, लेकिन प्रशासन वालों ने उनकी सुनी नहीं और उन्हें भी कैद कर लिया, और कैद तो किया ही किया, उनके साथ जबरन मजदूरी करवानी शुरू कर दी। तो आर्टिकल 22 में हो जाएगा अरेस्ट एंड डिटेंशन, क्योंकि आपने भाइयों को बुलाया। और आर्टिकल 23 में हो जाएगा कि उन भाइयों को पकड़ भी लिया और उनसे भी जबरन मजदूरी करवाई। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये है आर्टिकल नंबर 24। ये कहता है कि bans the employment of children under the age of 14 in any factory, mines or hazardous employment। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जिन भाइयों को आपने बुलाया था उनसे तो जबरन मजदूरी करवाई करवाई, और उनको इतने सालों तक वहां रखा कि आने वाले जो उनके बच्चे थे उनसे भी जबरन मजदूरी करवाई गई। तो हमारा आर्टिकल 22 हो जाएगा अरेस्ट एंड डिटेंशन से, आर्टिकल 23 हो जाएगा बेगारी से, और आर्टिकल 24 हो जाएगा कि 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें हेजार्डियस एम्प्लॉयमेंट या फिर बंधुआ मजदूर वहाँ नहीं बनाया जा सकता। तो इसी के साथ हमारे 24 तक हो गए। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल 25। यहाँ शुरू हो जाते हैं हमारे
राइट टू रिलीजन वाले। तो ये आर्टिकल 25 कहता है गारंटीज फ्रीडम फॉर कंसाइंस द राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। कि मोटी मोटी बात यह है कि राइट टू रिलीजन के बारे में इसमें दिया हुआ है। अब देखिए 25% की मतलब होता है 1/4, और 1/4 को हिंदी में कहते हैं सवाई, और सवा सवा का समय होता है वो हमारे रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में अच्छा माना जाता है। तो सवाई से हम रिलेट करेंगे कि रिलीजन, तो राइट टू रिलीजन स्टार्ट होता है आर्टिकल 25 से। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, यह है आर्टिकल नंबर 26। इसमें कहता है कि ग्रांट द राइट टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स इंक्लूडिंग द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि 25 में हो गया राइट टू रिलीजन। अब रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? अगर हम अब हिंदू कल्चर से रिलेट करें तो मंदिर चाहिए होते हैं। मतलब कि एक जो रिलीजन का ही इंस्टीट्यूशन ही तो है एक मंदिर। तो इसलिए उससे अगला 25 के बाद जो 26 आर्टिकल होगा ये कहेगा मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि मंदिर से याद रखेंगे हम इसे। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 27 पे। तो अब अगर आप मंदिर बनाएंगे तो वहाँ पे पैसा भी आएगा और पैसे पे टैक्स लगता है। तो आर्टिकल 27 हो जाएगा टैक्स पे। अब पढ़ते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। ये कहता है कि प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम प्रमोटिंग और इम्पोजिंग एनी पर्टिकुलर religion and ensure that no tax is levied for the promotion or maintenance of any specific religion। मतलब इसका जो कीवर्ड है वो है टैक्स, वो भी रिलीजन पे टैक्स। तो ये हमने कैसे याद किया कि जो आर्टिकल 25 है वो हो गया रिलीजन से, 26 हो गया मंदिर से, मतलब कि इंस्टीट्यूशन, और 27 हो गया कि उस पर टैक्स नहीं लग सकता। देखते हैं अगला आर्टिकल, ये है आर्टिकल नंबर 28। ये कहता है प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ensuring that no one is compelled to attend religious instruction or participate in religious worship in state run educational institute। तो स्टार्टिंग के जो 3 आर्टिकल थे इनमें दी गई है पावर, लेकिन जो चौथा आर्टिकल है राइट टू रिलीजन का, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि भाई अगर आप लोग चला रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसी जगहों पे आप किसी के ऊपर धक्का नहीं कर सकते। कि जैसे देखिए कि नो वन इज कंपेल्ड टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा कि भाई टैक्स तो लग गया 27 तक, और उससे बाद 28 में आप धक्का नहीं कर सकते। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है आर्टिकल नंबर 29। ये कहता है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ensuring दैट नो वन इज डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और लैंग्वेज। तो इसका जो मेन कीवर्ड है आर्टिकल 29 का वो है माइनॉरिटीज़। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो बिश्नोई लोग होते हैं वो 29 को बहुत मानते हैं, क्योंकि अगर आप बिश्नोई शब्द को तोड़ेंगे तो 20 + 9, 20 और 9 29 होते हैं। तो 29 बिश्नोई से रिलेट करता है। हालांकि बिश्नोई लोग माइनॉरिटीज़ में नहीं है, बट आप सिर्फ याद रखने के लिए करेंगे कि जो बिश्नोई है लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं। तो आर्टिकल 29 हो जाएगा माइनॉरिटीज़ से। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और ये आर्टिकल 30। ये कहता है ग्रांट्स माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस ensuring that no discrimination is made in the grant of funds to educational institutions on the basis of their religious and linguistic character। तो जैसे आपने देखा था कि राइट टू रिलीजन में 4 आर्टिकल थे, उसमें से 3 में बताया गया और चौथे में थोड़ा सा एक लिमिटेशन दे दी गई। और वैसे ही इसमें जो हमारे माइनॉरिटीज़ के हैं इसमें 2 आर्टिकल आते हैं 29 और 30। और इसमें भी पहले में बता दिया गया कि भाई माइनॉरिटीज़ के बारे में, और दूसरा उसमें कि जो इंस्टीट्यूशन होंगे उसके ऊपर थोड़ी सी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ऐसी बाध्य जैसी चीज़ें दे दी गई। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है जो माइनॉरिटीज़ वाला है, और इसी के साथ चलेंगे हम अगले आर्टिकल पे। ये आर्टिकल 31 ये रिमूव कर दिया गया था। इसके बाद आता है आर्टिकल 32। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स थ्रू वेरियस रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस मैंडमस सर्चोरेरी प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। तो अब आर्टिकल 32 आपको रिट से याद रहता ही होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड सवाल है एसएससी का। और इसमें 5 ही रिट आते हैं। इसे हम कैसे याद करेंगे? इसे हम ऐसे याद करेंगे कि इसमें आती है रिट्स।
WRITS, ये 5 लेटर हैं, तो इसके अंदर 5 रिट्स आती हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये है आर्टिकल नंबर 33। ये कहता है कि allows parliament to make laws that may limit the fundamental rights of member of armed forces, police and intelligence agencies in the interest of discipline and efficiency। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि देखिए, इसमें बताया गया है कि जो आर्म फोर्स है उसके ऊपर या फिर पुलिस वालों के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन होती है कि भाई नॉर्मली होता है कि 8 घंटे काम करना है, बट सोच के देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान हैं, उन्हें इतनी ऊंचाई तक चढ़ाया गया है, तो हाथों हाथ यूँ तो है नहीं कि वो कहेंगे कि भाई हाँ हमारे 8 घंटे ड्यूटी के पूरे हो गए, हम अब नीचे उतार दो, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट होती है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना डेवलप नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि उन पे कुछ सर्टेन रूल्स लागू नहीं होते। तो आर्टिकल 33 उससे डील करता है, और इसे हम रिलेट कैसे करेंगे कि आर्टिकल 33 में वही आता है। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो हैं इंडिया एयरफोर्स और आर्मी और जो नेवी। तो ये 3 हैं हमारी फोर्सेस, और जो आर्टिकल है वो भी है 33। तो आर्टिकल 33 में आ जाता है आर्म फोर्स से रिलेटेड कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कर्ब किया जाता है थोड़ा बहुत। तो चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल नंबर 34। ये कहता है अनेबल्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज दैट मे लिमिट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन। तो ये है आर्टिकल 34। इससे हम ऐसे कैसे याद रखेंगे कि ये ओवरऑल एक मार्शल लॉ के बारे में बता रहा है, और मार्शल लॉ में आता है मार्स। मार्स हमारा 4 नंबर का प्लेनेट है, तो 34 का फोर्थ नंबर का प्लेनेट है हमारा मार्स। तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे कि जो आर्टिकल 34 है उसमें मार्शल लॉ से रिलेटेड दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं हम हमारे फंडामेंटल राइट्स के लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कहता है कि ग्रांट्स पार्लियामेंट दी एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग दूज मेंशन्ड इन आर्टिकल 16 का थर्ड पार्ट, 32 का थर्ड पार्ट, 33 एंड 34। तो देखिए, अगर आपको याद हो कि सिटीजनशिप का जो लास्ट आर्टिकल था उसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई थी, और ये जो फंडामेंटल राइट्स का लास्ट आर्टिकल है इसमें भी पार्लियामेंट को पावर दी गई है। तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अब हम इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे। तो सारे अपनी आँख बंद कीजिए और रिवाइज करते हैं हम। जैसे स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से। 12 में दिया हुआ था कि स्टेट की डेफिनेशन। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 13, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 14, मतलब 14 अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को इक्वल दिया गया, तो वो तो उसमें दिया होता राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद बात आती है 15 की। तो 15 को हमने ऐसे याद किया था कि जो चारों भाई हैं उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये हो गया 15। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। 16 को हमने ऐसे याद किया था कि लड़कियों को डबल घंटे काम करना पड़ता है, 8 की जगह 16 घंटे काम करना पड़ता है बराबर पे लेने के लिए। तो उसमें था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। उसके बाद आ गया आर्टिकल 17। 17 मतलब 17। 17 मतलब खतरा। खतरा किससे है? अनटचेबिलिटी से। उसके बाद आ गया आर्टिकल 18। 18 साल की उम्र में इनके जो बच्चों के टाइटल्स होते हैं वो इन्हें दिए जाते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और वोटिंग कार्ड हो गया। ये इन्हें जो टाइटल्स दिए जाते हैं। ओ तो उससे हमने याद किया था कि ये था अबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड। उसके बाद आ गया आर्टिकल नंबर 19। तो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, मतलब 14 के टाइम पे मिली थी। तो आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा कि हमारे फ्रीडम से रिलेटेड। इसके अंदर जो सब आर्टिकल थे उन्हें हमने याद दिया था सामरो से, SAAMRO, या फिर जो हमने स्टोरी बनाई थी कि पहले आ गया स्पीच, फिर आ गया वो असेंबल होंगे, और उसके बाद वो लोग अपनी एसोसिएशन बनाएंगे, फिर वो मूवमेंट करके पार्टी के ऑफिस जाएंगे, और वहाँ उन्हें रहने को रेजिडेंस मिलेगा, और उसके बाद उन्हें वहाँ ऑक्यूपेशन दी जाएगी, जिसमें 5 नंबर वाला, 5 नंबर नहीं एफ वाला था, वो हटाया गया था। उसके बाद आ गया आर्टिकल 20। 20 में आता है ओ, तो ओ से था ऑफेंसेस। उसके बाद आ गया आर्टिकल 21, मतलब 21 इन, ये था राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद आ गया आर्टिकल 22। 22 22 में था अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड कि भाइयों को बुलाया। फिर उसके बाद आ गया 23। 23 में हमने किया था कि उन भाइयों से मजदूरी करवाएगी जबरन। और उसके बाद आ गया आर्टिकल 24। 24 में था कि उनके बच्चों से भी करवाएगी, तो उसमें था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हैजार्डियस प्लेस में नहीं रखा जा सकता। फिर आर्टिकल नंबर 25 से हमारे रिलीजन वाले स्टार्ट हो गए थे। तो रिलीजन में पहला क्या कहता है कि
कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन्स में। उसके बाद कि ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि मंदिर हो गया, ये हो गया आर्टिकल 26। और उसके बाद 27 की इन पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 28 तो वहाँ थोड़ी सी लिमिटेशन लगा दी गई थी इन पे। उसके बाद आ गया 29 मतलब माइनॉरिटी, बिश्नोई से रिलेट किया था हमने। फिर आ गया 30, 30 के अंदर थोड़ी सी इन पे भी कि यहाँ पे ऐसी जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता आर्टिकल 31 जो कि रिपील कर दिया गया है। फिर आता आर्टिकल 32 जिसके अंदर रिट्स आती हैं, और रिट्स WRITS 5 वर्ड हैं तो 5 रिट्स आती हैं। उसके बाद आ गया आर्टिकल 33, 3 हमारी फोर्सेस हैं तो मार्शल सॉरी कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की राइट्स को कर्ब किया जाता है वो आ गया। उसके बाद आ गया आर्टिकल 34, 4 नंबर का प्लेनेट है मार्स तो आ गया मार्शल लॉ। और उसके बाद 35 में पार्लियामेंट को पावर दी गई। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे और आपके किसी दोस्त के काम आ सकती हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।